श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनिल चुग। आप शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों से आप बहुत अच्छा कार्य करें। आप डायरेक्टर भी हैं एक स्कूल के। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं श्री पुष्कर लाल खत्री। आप प्रिंसिपल हैं राठी स्कूल सूरतगढ़ में। आप भी 13 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए हैं शिक्षा के बारे में बात करने के लिए कि भारत में हमारी जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो कितनी कारगर है, उसमें क्या सुधार जो है उनकी गुंजाइश है और क्या चुनौतियां जो है शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों को, छात्रों को और स्कूल्स को देखने को मिल रही है और हम उनसे किस तरह से उबर सकते हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हम सुनते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये बात जहाँ तक है आज के जो समय है उसके हिसाब से तो सही नहीं होगी। नहीं सर, बिल्कुल सही है, लेकिन खेलने कूदने से यदि आदमी अपनी एक एकाग्रचित्ता से, दृढ़ निष्ठा से अगर इसका तैयारी करे तो वो भी ओलंपिक या वर्ल्ड लेवल तक इसका जा सकता है। और इस बार हमारे देश के 5 ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने खेल रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। क्या बात है। मतलब अब ये बात सही नहीं रही कि खेलोगे कूदोगे तो आप खराब ही होंगे। जरूरी नहीं है ऐसा, ये जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि खेल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, क्योंकि हर चीज़ में आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो किताबों की पढ़ाई है, ये खेल की पढ़ाई है, तो इसमें भी आपको पूरा समय लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्किल को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से फील्ड कोई भी हो, चाहे वो स्टडी की हो चाहे खेल की हो, अगर किसी भी विद्यार्थी में पैशन है, उसके प्रति लव है, तो वो किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बात तो हमने की कि खेल कूद जो है वो भी ज़रूरी है। शिक्षा जो है उसका भारत में अभी क्या स्वरूप चल रहा है, अनिल जी आप इस बारे में थोड़ा बताइए। जी, शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चुनौतियां, देखिए जब चीज़ें आती है तो चुनौतियां भी साथ आती है। तो बहुत सी चुनौतियां भी है जिसे मिलकर हमें काम करना है। आज अगर मैं बात करूं कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी देखें तो भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर आप बड़े बड़े सीईओज़ की भी बात करें, गूगल के सीईओ की बात करें या और सीईओज़ की बात करें, तो वो इंडिया के ही एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग हैं जो वहाँ स्थापित है। कुछ खराबियां होती है, जो चुनौतियां हमारे लिए, उससे हम सब मिलकर जो है निपट सकते हैं। जी, आपने बताया कि जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं उनके सीईओ भी जो हैं वो भारतीय है। मतलब जो भारत में जो आदमी पैदा हुआ है या जो उसने भारत से शिक्षा प्राप्त की है जी, वो अच्छी जगहों पर आज उपस्थित हैं। जी, लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो उनकी संख्या काफ़ी कम है। मेरा मानना ये है कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसमें हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा वैल्यू है जी। तो हार्डवर्क करके आगे बढ़ते हैं जी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कंपेयर करूँ फॉरेन के सिस्टम से, तो वहाँ एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज़ है। यहाँ जो है थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ कि क्रैमिंग ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की जो बात आती है तो वो हार्डवर्क से ही इम्प्लीमेंट की जा सकती है। उसमें हमेशा भारतीय आगे रहते हैं। तो जो शिक्षा पद्धति हमारी हार्डवर्क सिखाती है बच्चों को, और आज की पॉपुलेशन को, इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ज़रूरी भी है कि बच्चा हार्डवर्क करे और उसके थ्रू ही वो आगे बढ़ सकता है। तो कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि अपने अगर हम फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम से बात करें, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे जर्मनी का, यूएसए का या जापान का, जी, तो उनके पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा है। जी, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा सिखाते हैं। वो देखिए वहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी है, बिल्कुल सही है, वो नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो मुझे लगता है कि भारतीय आगे रहते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में आपको हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि वो हार्डवर्क जो करवाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो एक बहुत बड़ा गुण है, हमारा बहुत बड़ा फीचर है। वो उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को भी मतलब ओवरसीड कर रहा है। जी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको हार्डवर्क की ज़रूरत रहती है। जी, अभी हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की, तो कोचिंग और ट्यूशन्स के बारे में बात करेंगे। आप हमें ये बताइए कि कहाँ तक कोचिंग्स या ट्यूशन्स जो है वो सही हैं। धन्यवाद नवीन जी। बताना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में आज का जो क्राइटेरिया है पढ़ने और पढ़ाने का, जी, और ट्यूशन बैंक जो आते हैं उनका
एक आधार है, वो आधार बच्चा कहीं ना कहीं ये समझ पाता है कि जो स्कूल में मैंने पढ़ा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ अच्छा नया करने के लिए ट्यूशन की आवश्यकता है। टीचर अपना बेहतर देने की कोशिश करता है उनको, लेकिन बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को औरों से बेहतर करने की कोशिश करूँ, इसलिए इसे एक्स्ट्रा क्लास दिलाने की कोशिश करूँ, इसलिए बच्चे ट्यूशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जी। कई बार ऐसा भी होता है कि आज आधुनिक युग में बच्चे इस मोबाइल की वजह से या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अपना एक्स्ट्रा टाइम उसमें देते हैं, तो ट्यूशन से थोड़ा सा इतर वो ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं जी। तो इससे स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ट्यूशन पर भी बच्चा अब निर्भर होने लगा है। उससे उनको उसी विषय के अंदर और अधिक गहराई से पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि बच्चा यदि किसी सिलेबस के साथ यदि वो पढ़ रहा है तो उस क्षेत्र में या उस आयु वर्ग के हिसाब से जो सिलेबस बना है उसके लिए बहुत बेहतर हो और ट्यूशन पर वो कम निर्भर हो, क्योंकि हम अब जैसा अनिल जी ने बताया था कि हम लेबोरियस बहुत हैं जी। इंडियन जितने भी हैं, एक तो हमारे यहाँ का वातावरण जो है, भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि यहाँ गर्मियों में गर्मी ज़्यादा है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा है और मौसम ऐसा अनुकूल है हमारे यहाँ कि हमारा ब्रेन का विकास और देशों की बजाय बहुत अधिक अच्छा होता है जी। हमारी सोचने समझने की क्षमताएं और हमारे काम करने की क्षमताएं और देशों से ज़्यादा होती है, इसीलिए शायद भारत विश्वगुरु रहा है शिक्षा के क्षेत्र में जी। और आज उसी शिक्षा पद्धति को वापस हमारी सरकार, भारत सरकार वापस लागू करने जा रही है। तो पढ़ाई के मामले में जहाँ तक बच्चा है उसके साथ उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस क्षेत्र में कुछ अन्य से आगे निकले। ये जो आजकल चल रहा है कोचिंग का या ट्यूशन का, वो एक चलन चल पड़ा है। नहीं, अगर बच्चा कोचिंग या ट्यूशन जाने के लिए मजबूर है तो क्या वो स्कूल का फेल्योर है? देखिए सर, मैं तो कोचिंग को 2-3 तरीके से देखता हूँ। पहली जो बात है वो कि कौन सा वर्ग कोचिंग जा रहा है जी। आजकल ये देखा जा रहा है कि पेरेंट्स अपने आप को फ्री करने के लिए छोटे बच्चों को जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या 5th तक के प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे हैं उन्हें कोचिंग में भेज रहे हैं। वो तो सरासर गलत चीज़ है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मेरा मानना ये है कि यहीं से हमारा स्किल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात करते हैं वो खामी है एक बहुत बड़ी, क्योंकि जहाँ जिस उम्र में बच्चे को स्किल की तरफ डालना चाहिए हम ट्यूशंस की तरफ उसे डालते हैं। तो जो ध्यान शायद जो ध्यान माता रख सकती है, मदर रख सकती है, फादर रख सकता है, मतलब पेरेंट्स जो ध्यान रख सकते हैं बच्चे का, वो शायद कोचिंग में, ट्यूशन में इतना नहीं रखा जा सकता। प्राइमरी की अगर मैं बात करता हूँ तो कोचिंग 2 तरीके की है। एक स्कूल के साथ कोचिंग चलना, एक आप कंपटीशन के लिए कोचिंग कर रहे हैं। तो स्कूल के साथ की जो कोचिंग है वो मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। बजाय उसके क्या करना चाहिए, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे समय देना चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि जब जब हम लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर जी, जो कि मेरे ख्याल से एक लाइफ स्किल होती है, बच्चे की एक जीना सीखता है उससे, स्किल से। इस तरह के स्किल्स, काफ़ी स्किल्स है, चाहे मैं स्विमिंग की स्किल ले लूँ, चाहे मैं म्यूज़िक की स्किल ले लूँ, चाहे मैं किसी गेम की स्किल ले लूँ, तो बहुत सी ऐसी स्किल्स है, चाहे वो ड्राइंग एंड पेंटिंग की स्किल है। हम सर बात करते हैं स्कूल में तो उसमें 1 पीरियड मिलेगा, 2 पीरियड्स मिलेंगे, और स्किल डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूटी चाहिए, रेगुलर उसको हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए। और एक बार जब वो स्किल उसे आ जाती है, क्योंकि शुरू में हर चीज़ टफ होती है और हर आसान चीज़ एक बार टफ होती है, तो मेरे ख्याल से कोचिंग की बजाय बच्चे को स्किल में डालना चाहिए, जो उसके लिए एक प्रसन्नता का राज है जो कि छोड़ रहे हैं हम। बट अगर वो फिर अपने एकेडमिक्स में अगर पीछे रह गया तो नहीं, एकेडमिक्स में अगर हम बात करें, जो आपने अभी बात की, तो स्कूल इतना काम करे बच्चों पे, एजुकेशन पे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि प्राइमरी एजुकेशन में कहीं भी कोचिंग की या ट्यूशन की आवश्यकता है। अपने बच्चों को छोटी उम्र में आप ट्यूशन्स में ना भेजें, उनको खेलने दें, क्योंकि जो सीखना है वो हो सकता है जो आप उनको जिस दौड़ में डाल रहे हैं वो बाद में भी सीख जाएंगे। वो पढ़ाई 5-6 घंटे जी वो स्कूल में करके आता है, 5-6 घंटे पढ़ाई, तो उसे छोड़ना चाहिए खुला, बहुत सी स्किल्स सिखानी चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि स्किल स्कूल्स होने चाहिए भारत में। स्किल में सोशल होना भी एक स्किल है, अगर वो बाहर नहीं खेलेगा बिल्कुल तो सोशल भी नहीं हो पाएगा।
बिल्कुल सही है। घुलना मिलना भी ज़रूरी है बच्चों का, बच्चों के साथ खेलना भी ज़रूरी है, अपनी उसी से उनकी आदतों का विकास होता है, उनके साथ में समूह बनाना या एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना भी बच्चा सीखता है। जी जी, खेलेगा तभी तो हाँ। लोगों से मिलेगा, हाँ, दोस्ती और करना सारे दिन यदि सीखेगा। बच्चा ट्यूशन की या पढ़ाई के चक्कर में रहता है तो उसको शिक्षा के प्रति एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है हाँ। कि वो सोचता है कि कब मुझे इससे मुक्ति मिलेगी, इसलिए बच्चा उससे हो सकता है उसको हाँ, नफरत पैदा हो जाए कि हाँ। यार शिक्षा मेरे को सारे दिन पढ़ाना मनोरंजन भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोचिंग कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए की जाए तो वो ज़रूरी भी है, करनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ है स्किल्स को छोड़ के ट्यूशंस जाना जो है, मैं तो उसे गलत मानता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बात करेंगे एथिक्स की। क्या हमारे करिकुलम में एथिक्स हैं और क्या हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं? एक अच्छा सभ्य नागरिक बनाने में हम सक्षम है क्या? बिल्कुल, मैं तो कहूँ प्रार्थना सभा से ये वहीं से चीज़ें start स्टार्ट हो हो जाती जाती है स्कूल जी। में, तो क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो वहीं से संस्कार जो है वो आ जाते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ सिखाया जाता है बिल्कुल स्कूल बिल्कुल में। सिखाया जाता है। उसमें एथिक्स की बहुत सी बातें बच्चों को प्रतिदिन एक अच्छे आदर्श वाक्य बताए जाते हैं बच्चों को। पूरे स्कूल के अंदर वो आदर्श वाक्य प्रिंटेड भी किए होते हैं ठीक और है। समय समय पर हम बहुत से ऐसे लोगों को बुलाते भी हैं जो बच्चों को नैतिकता की बातें सिखाएं। और हमारा करिकुलम भी ऐसा बना है कि पहले अध्याय से स्कूल के पूरे उस कैंपस में नहीं, बच्चा सुबह जब स्कूल जाने के लिए उठता है तब से लेकर और रात को सोने तक स्कूल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो एथिक्स से जुड़ी हुई हैं, पर बशर्ते कि बच्चा उन बातों को फॉलो करे। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग, जैसे आपने स्कूल को एथिक्स को लेके बात की, जी तो मुझे लगता है कि जो प्राथमिक करैक्टर जो बन के आता है बच्चे का, वो आता है घर से। जी भाई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं, तो मैंने बहुत ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो पेरेंट्स घर में लाउड बोलते हैं उनका बच्चा भी थोड़ा लाउड बोल रहा होता जी। है, और जो शांत होते हैं, जो पोलाइट होते हैं, उनके बच्चे भी थोड़ा पोलाइट होते हैं। तो पहली चीज़ जो शुरुआत है वो है घर से। तो पेरेंट्स को चाहिए कि घर का वातावरण जो है वो अच्छा रखे, बिल्कुल शांत माहौल हो, बच्चे के प्रति प्यार हो, सपोर्ट हो, फेथ हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और स्कूल में जब वो जाएगा तो हम उस जो उन एथिक्स को ऐड करते हैं, जी सीख के वो वहाँ से, घर से बहुत चीज़ें सीख के आता है। एक अच्छा बच्चा जब स्कूल आता है तो वो अच्छा होता है, हम उसे और अच्छा बनाते हैं। अच्छा तो वो होता है, या हम और चार बातें वो बता देते हैं जो पेरेंट्स ने शायद नहीं बताई होगी। जो इतने टीचर्स होते हैं, 100 टीचर्स होंगे तो वो अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बच्चा अच्छी बातें सीखता है। तो घर से तैयारी होती है उसकी, स्कूल उसमें कुछ ऐड करता है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है बच्चे के एथिक्स को डेवलप करने में। जी बहुत सही बताया आपने। हम बात करेंगे अब सोशल मीडिया की, जो आज की डेट में बहुत बड़ा टॉपिक भी है, और इसके क्या पॉजिटिव साइड्स हैं इनके बारे में हम पहले बात करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया से मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, आज का बच्चा भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, और अच्छे और बुरी दोनों चीज़ें हैं। ये गजेट आपके हाथ में है, ये आपका सहारा भी हो सकता है, ये आपका एक वेपन भी हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि बच्चा अपनी एजुकेशन से इस सोशल मीडिया से किस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है, जी तो एक अभी सर्वे हुआ था जिसमें ये 2021 का सर्वे तो एक ये बताता है कि एक एवरेज इंडियन जो है वो 5 घंटे का स्क्रीन टाइम रखता है। एवरेज इंडियन 5 घंटे का। और स्टूडेंट्स पे जो सर्वे हुआ 2022 में, 2022 का एक सर्वे है, वो बताता है कि 93% ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल गेम्स को खेलना पसंद करते हैं बजाय कि आउटडोर गेम्स को। बहुत बड़ा आप देखिए, ये 7% सिर्फ बच्चे हैं जो आउटडोर गेम्स में जाना चाहते हैं। 93% बच्चे जो है, 93% जो बच्चे हैं वो मोबाइल प्रिफर करते हैं, और 78% 78% ऐसे बच्चे हैं जो खाने के साथ मोबाइल को अपने साथ रखते हैं जी, और 77% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से घर आते ही मोबाइल की डिमांड करते हैं, और 83% ऐसे बच्चे हैं जिनको आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो चुकी है,
और 67%, ये बहुत घातक है जो मैं बोल रहा हूँ, जी। 67% ऐसे बच्चे हैं जो अबनॉर्मल बिहेव करने लग गए हैं। मतलब उन पर मानसिक रूप से प्रभाव पड़ा है। यस, बिल्कुल, ये मानसिक रूप से उन पे प्रभाव पड़ने लगा है। वो शायद उनका आई कांटेक्ट भी बंद हो चुका है, वो बिहेव अलग तरीके से करने लग गए हैं और बिल्कुल आइसोलेशन में रहने लग गए हैं। तो 67% ऐसे बच्चे हैं और ये बहुत खतरनाक में है। जीने लगे हैं अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या पेरेंट्स को क्या नजर नहीं आता? बिल्कुल आता है, पेरेंट्स को तो नजर आता है। बिल्कुल आता सर, पेरेंट्स को नजर आता है, लेकिन पेरेंट्स दोनों सर्विस में है तो वो सोचते हैं इन बच्चों को मैं क्या करूँ, उसको मोबाइल दे देते हैं, अपने किसी काम में बिजी हो जाते हैं और बच्चा उस मोबाइल के साथ साथ वो अपना सब कुछ उसी मोबाइल को समझता है। बिल्कुल सही। और बच्चे को नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। वो ऐसी चीज़ें भी देख लेता है जो उसके लिए बिल्कुल हानिकारक हो सकती हैं। आजकल बच्चे उन मोबाइल की वजह से ही आज कल्पनावादी होने लगे और ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं जिनका कहीं कोई आधार नहीं होता। जो आपने पेरेंट्स का कहा कि ध्यान नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरीके से पेरेंटिंग की भी क्लासेस होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स के लिए क्लास होनी बिल्कुल बिल्कुल श्योर। टेस्ट तो आजकल स्कूल्स में लेते हैं पेरेंट्स का, मतलब उनकी क्लासेस भी लगे। लेकिन क्लासेस का मतलब है कि चाहे कुछ वीडियोस उनको भेजे जाए, दिखाए जाए, या पर्सनल मीटिंग्स की जाए महीने में एक बार या 2 बार। स्कूल्स भी तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है और किए भी जाते हैं। पीटीएम आयोजित भी किए जाते हैं, बच्चों की समस्याएं पेरेंट्स के साथ साझा भी की जाती है। पेरेंट्स में हमारे साथ उनकी समस्याओं को साझा करते हैं, इसी स्क्रीनिंग की भी बात चलती है। लेकिन बात यही है कि जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल का समय निर्धारित नहीं करेंगे, सिर्फ आवश्यक बातें ही बच्चे उस पर देख पाएँ, स्कूल का सिलेबस या उससे संबंधित जो भी कोई वीडियोज़ हैं उन तक उसको सीमित रखें, या कुछ अच्छी चीज़ें भी इसमें मोबाइल में हैं जो उस बच्चा उस गैजेट से देख सकता है। लेकिन जब हम पेरेंट्स की ओर ये सोच कर ध्यान देना बंद कर देता है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसको बीच बीच में वॉच नहीं करता है, तो हो सकता है बच्चे इस तरह की चीज़ें भी उसका मिसयूज भी उठा लें। इंटरनेट तो बहुत बड़ा संसार है, इसमें हो सकता है कि बच्चा अच्छी चीजें भी सीख सकता है, लेकिन क्या सीखने के लिए इंटरनेट की थोड़ी ना है, ऐसा तो नहीं है। जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स को दिखता नहीं है कि इतना कुछ कर रहा है, और निश्चित रूप से आज का बच्चा पेरेंट्स पे हावी हो रहा है। हाँ। और इस चीज को अच्छी पेरेंटिंग से ही सुलझाया जा सकता है। बहुत लोग हैं सिखाने को, बहुत टीचर्स हैं सिखा सकते हैं, बहुत ऐसे ज्ञाता लोग हैं जो इस पे वार्ता रख सकते हैं। हम जैसे आपके थ्रू, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, रेडियो के थ्रू भी बहुत सी बातें पेरेंट्स को समझाई जा सकती है। अच्छी पेरेंटिंग की भी उतनी ही ज़रूरत है जितने हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं इसमें पेरेंट्स की भी गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि उनको भी नहीं सिखाया गया कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है। वो भी आज तो एजुकेशन काफ़ी डेवलप है, वो जब पढ़े हैं उस टाइम तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि उनको पेरेंटिंग के बारे में सिखाया जाए। उनके पेरेंट्स ने उनको कैसे ट्रीट किया। आप अभी बात कर रहे थे कि अगर पेरेंट्स ही चिल्ला रहे हैं तो हो सकता है उनके पेरेंट्स भी उन पर चिल्लाते थे। हाँ बिल्कुल, वो तो जनरेशनल चलता रहेगा, जनरेशन से चला आ रहा है। बिल्कुल सही है, हो सकता है। तो इसको ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ, अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि अगर हमें अच्छे सुशिक्षित बच्चे हमें समाज को देने हैं तो हमें अच्छी पेरेंटिंग की भी ज़रूरत है। स्कूल्स अपना काम कर ही रहे हैं। जी। आज अगर मुझे कुछ स्किल सीखनी है, मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे गिटार सीखना है, हारमोनियम सीखना है, कुछ रीडिंग सीखनी है या लिसनिंग स्पीकिंग सीखनी है, तो ये संसार सोशल मीडिया का भरा हुआ है उससे। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम आज की जो जनरेशन है वो एल्गोरिदम से प्रभावित है। जो दिखाया जा रहा है वो हम देख रहे हैं, हम सर्च नहीं कर रहे हैं। मुझे क्या देख रहे हैं, मैं सर्च करूंगा तो मुझे बहुत सी चीज़ें मिल सकती है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है हम उसी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। तो वो आपको पता है कि वो वायरल चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा जो वायरल चीज़ें आती है इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल होती नहीं है। वो एक एन्जॉयमेंट के लिए, फन के लिए होती है, वो कहीं लर्निंग के लिए तो होती नहीं है। आज अगर सूरतगढ़ में कोई बच्चा बैठकर गिटार सीखना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए ये भी अवेलेबल है कि कोई यूएसए में गिटार सिखा रहा है, बिल्कुल उसकी क्लासेस अगर ऑनलाइन है तो वो उससे सीख सकता है। लेकिन एल्गोरिथम जो है वो उसको ऐसा फंसा लेता है कि उसको मन भावक चीजें दिखाई जाती है। बिल्कुल सही। जब वो एक बार उसके पास पहुंच गया, फिर बार बार उसको फिर वैसी ही चीजें उसके सामने आएंगी।
इससे निकलने का एक ही तरीका है कि आप सर्च करें, अच्छी चीजें सर्च करें, अच्छी चीजें देखें, आपको अच्छी चीजें ही दिखाई जाएगी। बिल्कुल सही है। ये सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम की जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, वो हमें कहीं उस जाल में फंसा लेती है। जी जी। बच्चे जो हैं 10वीं या 12वीं के बाद में कैरियर को अपने चुनते हैं। वैसे 10वीं के बाद ही हम स्ट्रीम जो है वो डिसाइड कर देते हैं कि किस स्ट्रीम में बच्चा जाएगा, किस क्षेत्र में पढ़ेगा, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया या फिर कॉमर्स है, जो भी है। उसके बारे में क्या 10वीं क्लास जिस बच्चे ने पास की है, क्या वो सक्षम है निर्णय लेने में कि उसको कौन सी स्ट्रीम पकड़नी है? इस नई शिक्षा नीति में नवीन जी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा का प्रचलन बढ़ने लगा है। जी। पुराने समय में भी हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी शिक्षा हुआ करती थी, लेकिन 2020 के ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें भी अब व्यावसायिक शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसमें 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पूर्व ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद में 9 से 12 तक के बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम में विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन भी दिया जाता है। साथ में ही हमारा सिलेबस भी इस तरह से ओरिएंटेड किया जा रहा है इस बार कि कोई भी बच्चा अब एक स्ट्रीम में बंधा नहीं रहेगा कि मुझे साइंस पढ़नी है, लेकिन साइंस साथ यदि हमारे पास कॉमर्स हो तो वो केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी ले सकता है और उसके साथ एक हिंदी साहित्य भी एक पेपर चुन सकता है। जी। इस तरह से बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार आने वाले समय में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विषय का चयन कर सकता है और अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। कौन सी कक्षा से? 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर। 11th और 12th क्लास में आते आते इन बच्चों को एक शीतकालीन अवकाश में अभी OJT चल रहा है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। जी। जो बच्चे व्यवसायिक शिक्षा सीखते हैं उनको सर्दियों की छुट्टियों में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में ले जाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने उस क्षेत्र में आगे अपना लक्ष्य निर्धारित कर सके वो बच्चे। जी। तो एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो बच्चों में अब धीरे धीरे सिखाई जा रही है। और उसके साथ ही शिक्षा का जो करिकुलम जो इस बार बनाया गया है वो एक तरह से जॉब ओरिएंटेड भी है। जी। कि बच्चा 12th करने के बाद उसको निर्णय क्षमता जिसको हम बोलते हैं वो उस स्तर पे आ जाता है बच्चा कि मुझे अब अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। जी। टीचर्स भी उसको मोटिवेट करते हैं और अब करियर काउंसलर भी स्कूलों में बनाए जाने लगे हैं और समय समय पर आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी बहुत से प्रोग्राम जैसे आकाशवाणी के माध्यम से भी आते हैं कि जो बच्चों को गाइड करते हैं कि भी अब हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अथाह आश्चर्य से भरी पड़ी है और हम किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने अभी जैसे सवाल किया कि क्या 10वीं कक्षा का बच्चा सक्षम है अपने डिसीजंस लेने के लिए करियर को लेके, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम बहुत जगह है, बच्चे को लेकर भी है, पेरेंट्स को लेकर भी है, स्कूल्स को लेकर भी है। जी। तो अगर जैसे आपने प्रश्न किया 10वीं का बच्चा सक्षम है या नहीं, तो मैं 2-3 चीज़ें जैसे पेरेंट्स के स्तर पे अगर मैं बात करूं तो अगर पेरेंट्स अथॉरिटेटिव है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि बच्चे को स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करते हैं। जी। तो बच्चा अपनी पसंद की चीज़ें नहीं चुन पाता है, वो जो पेरेंट्स कहते हैं वही चीज़ें, वही करियर को वो ऑप्ट करता है। और क्योंकि पेरेंट्स भी क्या होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस्ड हैं बाहर की क्या हो रहा है, जो चीज़ें फैशन में हैं वो ही बच्चे को बताते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है। जी, उससे भी तो इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल बिल्कुल है। और इसलिए कहीं ना कहीं क्या है कि अनकन्वेंशनल जो जॉब्स हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। जो रोड लेस ट्रेवल्ड है, हाँ, जो रोड लेस ट्रेवल्ड है उस पे नहीं जाते हैं बच्चे। तो और क्योंकि बच्चे कहाँ से सीखेंगे, वो स्कूल से सीखेंगे, वो अपने पेरेंट्स से सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स का भी क्या रहता है कि कुछ कॉग्निटिव बायसेस हैं। तो पहला जो है कन्फर्मिटी बायस रहता है। वो कन्फर्मिटी बायस क्या होता है कि बच्चा इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने पीयर ग्रुप से। जी। तो वो पीयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो वो जो उसके साथ के बच्चे कर रहे होते हैं वो कर लेता है। और दूसरा जो है वो क्या है, एम्बिग्यूटी इफेक्ट होता है कि जो चीज़ अस्पष्ट है उस करियर को वो ऑप्ट नहीं करता। चाहे स्पष्ट करियर में उसे बहुत भीड़ नज़र आ रही हो, बहुत कंपटीशन नज़र आ रहा हो, वो उसकी तरफ चल पड़ेगा। लेकिन जो थोड़ी सी अस्पष्ट जो करियर है
उस करियर के साथ जो है वो नहीं जाता है। जी। तो यहाँ बच्चा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड रहता है, वो कहीं ना कहीं उसका एक एम्बिगिटी इफेक्ट है, तो वो उन ऑप्शंस को नहीं चुनता है जो एम्बिगस होते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कम होती है। जैसा कि आपने बताया कि जो फील्ड उनके क्लियर नहीं है, पथ जो उनके लिए, वो उस पे जाने से डरते हैं। कौन से पथ हैं ऐसे जिनको हम, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा जो भी हैं? जी देखिए, अनकन्वेंशनल जो करियर्स हैं उनकी मैं बात करूँ। कन्वेंशनल तो हमें पता है, आज डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, MBA है, तो ये 3-4 चीज़ें बहुत, जैसे हम कह देते हैं कि इन है, फैशन में है। तो मुझे लगता है, और कई बार ऐसा बोला जाता है कि इन फील्ड्स में स्कोप है। मेरा मानना क्या है कि फील्ड में स्कोप नहीं होता, पर्सन में स्कोप होता है। स्कोप पर्सन में होता है। वो किसी भी फील्ड में जाएगा, अगर पर्सन अच्छा है, मेहनती है, इंटेलिजेंट है, तो वो किसी भी फील्ड में अपनी जगह बना लेगा, वो अच्छा ही करेगा। हाँ, तो जो आपने कहा अनकन्वेंशनल बहुत सी है कि, और वो मेरे ख्याल से पुस्तकों में ही छिपी हुई है बहुत से करियर्स जो हम लोग कक्षा में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं पैलेंटियोलॉजिस्ट की बात करूं, जियोलॉजिस्ट की बात करूं, अगर हॉर्टिकल्चर को लेकर है तो उसमें बहुत से जॉब्स हैं। म्यूजिशियन अपने आप में बन सकते हैं, या स्टैट्स को लेके बहुत से जॉब्स हैं। हजारों जॉब्स होंगे जो मुझे अभी तो याद भी नहीं आएंगे। मैंने ऐसा देखा भी है कि जो बच्चा खुद है वो भी इस प्रेशर में रहता है कि उसके आसपास के बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको क्या बता रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा स्ट्रीम अच्छा है। ये कंफर्मिटी बायस है कि मेरा ग्रुप क्या कर रहा है, मैं उसी के साथ चल पड़ूं। कुछ बच्चों को मैंने 1-2 बार जैसे कहा कि आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है जी। लेकिन उनको नहीं पता कि एग्रीकल्चर क्या है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर प्रेशर है कि बायो लेने के बाद अगर मैं मेडिकल को छोड़ के एग्रीकल्चर लेता हूँ जी, तो ये एक तरह से नीचा हो जाएगा। तो वो उनके अंदर वो धारणा बन चुकी है, जबकि एग्रीकल्चर में उतना का उतना स्कोप है जितना आप मेडिकल, और शायद कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि वो अस्पष्ट है। हाँ, इसलिए वो उसमें जाता नहीं है जी। इसके अलावा कुछ स्किल्स हैं जो आपके करियर ऑप्शंस को आजकल हैं, जैसे कोडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हैं, सेल्स है, या फिर डिजाइनिंग है जी। इनकी तरफ ना तो हमारे स्कूल्स काम कर पा रहे हैं जी। तो इसके लिए हमें क्या किया जा सकता है कि बच्चे ये सब चीजें सीखें? जैसे अभी पुष्कर जी ने बोला कि करियर काउंसलर्स जो हैं वो स्कूल में अपॉइंट होने लग गए हैं जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि करियर काउंसलर्स को कहीं ना कहीं हमें अपॉइंट करना चाहिए। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ, जैसे सर ने बोला अभी, कि वर्कशॉप्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो करियर को लेके कुछ ऐसा होना चाहिए। और टीचर्स को, जो सबसे बड़ी बात है, टीचर्स को चाहिए कि वो क्लास के सिलेबस को, करिकुलम को करियर के साथ कनेक्ट करके बच्चों के साथ चलें। ये बहुत बड़ी कमी है कि हमने चैप्टर पढ़ा दिया, हमने पूरी बुक पढ़ा दी, लेकिन उस बुक में करियर भी छुपा हुआ है बच्चे का। वो कौन सा करियर है वो उसे बताया जा सकता है जी। टीचर उनको बताए जी, उनको सजेस्ट करे कि ऐसा भी हो सकता है। जिस किताब को आप पढ़ रहे हो वो किसी ने लिखी होगी, आप राइटर भी बन सकते हो जी। इसका कवर वो किसी ने बनाया होगा, आप उसके डिजाइनर भी बन सकते हो जी। और आज की इस आधुनिक शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें 6ठी क्लास से कोडिंग डिकोडिंग का भी काम अब स्टार्ट होने लगा है। व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ अकाउंट्स, मार्केटिंग और कोडिंग का काम अब शुरू होने लगा है। देखो, थोड़ा समय लगेगा इसमें कि हर विद्यालय तक ये चीज़ पहुंच सके, हर बच्चे तक इस तरह के ट्रेंड टीचर पहुंच सकें। और आधुनिक इस युग में भी अब समय समय पर टीचर्स को भी बार बार नए सिलेबस के अनुसार, नई मांग के अनुसार, बच्चों की इच्छा के अनुसार और बच्चों की सामर्थ्य के अनुसार उनको ट्रेंड किया जाने लगा है। जो अभी पुष्कर जी ने कहा कि ट्रेंड टीचर्स है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि टीचर्स की बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। जो हमारे बेस्ट लोग हैं वो टीचिंग में नहीं आ रहे। हो सकता है लोग अदर फील्ड्स में जा रहे हैं। एक जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ही टीचर बने। उसमें बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें लव होना चाहिए, उसमें केयर का भाव होना चाहिए, उसमें मोटिवेशन देने का भाव होना चाहिए,
और मेरे ख्याल से अगर वो क्यूरियस है, वो क्रिएटिविटी डेवलप कर सकता है बच्चों में, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए। सिर्फ वो बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट है, इससे काम नहीं चलेगा। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी बहुत अच्छा एजुकेटेड आदमी बहुत अच्छा टीचर हो सकता है जी, लेकिन एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जो जिसने बीएड नहीं कर रखी है लेकिन उसे पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है। तो अब के इस ऑप्शन में ये है भी कि हम ऐसे शिक्षाविदों को भी, ऐसे फनकारों को भी हम स्कूल में बुलाएं, उनको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनके व्याख्यान भी करवाते हैं हम, और ये होने भी चाहिए जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो ना कि जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं वो इस शिक्षा से दूर जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग भी, अनुभवी लोग भी हैं जिनके पास डिग्रियां तो नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे अपने क्षेत्र के फनकार हैं। जैसे डिग्री की आपने बात की, तो हमारे भारत के एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के सीईओ ने कहा है कि 80% इंजीनियर्स जो आज की डेट में ग्रेजुएट हो रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब उनको वो काम नहीं आता जो एक इंजीनियर को आना चाहिए। जी, थ्योरेटिकली भारत बहुत आगे होगा लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा पीछे है, तो उस पर काम किया जा सकता है। खैर, हर क्षेत्र में काम करने का समय होता है तो काम किया जा सकता है उसमें। प्रैक्टिकल नॉलेज अगर पहले होगी तो उसके बाद में थ्योरी को समझना भी आसान हो जाता है। बच्चा जब तक लिंक नहीं कर पाएगा, उस पेज के ऊपर पढ़ लेने से उसको नहीं पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, उसको नहीं पता चलेगा, उसको जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं देखेगा। और सर, जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, जो थोड़ा हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स 11th क्लास में आके स्टार्ट होते हैं बच्चे के, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाने चाहिए फर्स्ट क्लास से ही। चैप्टर है उसको प्रैक्टिकली ही करवाया जाए, वाले सिस्टम बच्चे को ग्राउंड में ले जाके कराया जाए। और मेरा तो एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर बच्चा लैब में नहीं जा सकता है तो लैब को क्लासरूम में ले आओ, तो क्लासरूम में बहुत सा सामान ला के बच्चों को दिखाया जा सकता है, एक प्रैक्टिकली चीज़ों को बताया जा सकता है। तो कन्वर्ट योर क्लासरूम्स इनटू लैबोरेटरीज, ये आज की डेट में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं जो साइंस हम पढ़ते हैं, बिल्कुल उसको ऑनलाइन वो दिखा रहे हैं कर करके, और उनको लोग देख के सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं उससे। और ये काम एक टीचर कर सकता है, कर सकता है और करना चाहिए उसे, ये उसका ऑब्लिगेशन है कि वो करे, बिल्कुल जरूर करना चाहिए। और स्कूलों में इस तरह के प्रोग्राम, प्रैक्टिकल्स भी होने, प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, कंपटीशन भी होने चाहिए कि बच्चे नया नया इवेंट लेके आए। लेकिन जब ये ऑनलाइन ऐसी चीजें आई हैं, उनको देख के टीचर के ऊपर भी प्रेशर है कि यार मैं भी क्यों नहीं ऐसे ही सिखाऊं लोगों को। बिल्कुल, ये एक तरीके की टीचिंग है, लर्निंग है। जब हम फील्ड्स की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो हम आज की डेट में अगर एआई की बात नहीं करेंगे तो वो अधूरी होगी जी। तो एआई ने काफ़ी हद तक अपना जो है क्षेत्र बना लिया है किसी भी फील्ड में। किस तरह से ये एजुकेशन को प्रभावित करेगा? कहीं ना कहीं सर, जो मुझे लगता है वो क्रिएटिविटी में थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा बच्चे के, क्योंकि उसे सब चीज़ें पकी पकाई मिलेगी तो वो शायद अपनी स्किल को यूज़ नहीं करेगा। जैसे मैं कहूँ कि कोई आज लेटर भी लिखना है जी, तो एक बच्चा एआई पे जाके और वो लेटर को ड्राफ्ट कर लेता है, बिल्कुल, तो वो अपना दिमाग उसमें नहीं लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में तो गिरावट आएगी। तो ठीक है कि एक एआई में कॉमन सेंस नहीं होगा जो एक ह्यूमन बीइंग में होता है, वो कॉमन सेंस से तो थोड़ा सा परे है, लेकिन धीरे धीरे ये भी इतनी डेवलप हो जाए कि कॉमन सेंस कुछ हद तक आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी संभावना है और ये खतरनाक भी है, विद्यार्थियों के लिए खतरनाक है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी काम दिया जाए बच्चों को, अब ज़रूरत ये हो गई है कि बच्चा आपके पास बैठा है, क्लासरूम के अंदर बैठा है और उससे वो चीज़ें करवाई जाए, लिखवाई जाए बिना मोबाइल के हेल्प से। तो स्कूल्स का रोल जो है वो इस तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि घर के लिए जब हम कोई काम देंगे, कोई प्रोजेक्ट देंगे, तो निश्चित रूप से वो एआई की सहायता लेगा। अभी जितना एआई डेवलप हुआ है, अभी तक तो हम ये देखते हैं कि उसको ऑर्डर देना होता है कि आप इस तरह से काम करके हमें दे दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर भी वो इतना दक्ष नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोडिंग भी अगर बात कर रहे थे तो एआई कर रहा है, कोड्स बना के दे रहा है किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो डालना है
तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि एक बच्चों की कहानी का एक वीडियो बना के दे दीजिए, लेकिन वो भी इतना दक्ष उसमें नहीं है जी। वो वही चीज दे पाएगा जो उसके पास ऑलरेडी है। तो ये जो स्टोर जो आप बात कर रहे हो, ये धीरे धीरे इसमें इजाफा होगा, ये बढ़ेगा, धीरे धीरे उसके पास डाटा बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन स्किल्स बढ़ेंगे जी। तो आज की डेट में तो हम मान लेते हैं कि कंपटीशन है। 2 या 3 साल में जब एआई इतना डेवलप हो जाएगा तो एक बच्चा जो इंटेलिजेंट अपने फील्ड में, ठीक है, और एक बच्चा जो नहीं है, वो दोनों ही एआई को कोड देंगे और एआई उनके लिए काम करके दे देगा जी। तो फिर कंपटीशन तो किस तरह से होगा, कौन आगे बढ़ेगा? जीवन के हर क्षेत्र में एआई काम नहीं कर पाएगा। रियल लाइफ में जब हम परिवार के साथ, समाज के साथ या स्कूल में हम 2-4 किसी के साथ होते हैं तो उस समय हमारा विवेक ही हमारे लिए काम करता है। वहाँ डिसीजन हमें अपने खुद दैनिक जीवन के, लाइफ के या मानव व्यवहार के जो डिसीजन वो हमें अपने मतलब परिवेश को देख कर लेने होते हैं। एआई शायद लेने में सक्षम नहीं है। और बहुत सी स्किल्स ऐसे होगी जो एआई से परे होगी सर। आज कोई क्रिकेट खेल रहा है, आज कोई रनिंग कर रहा है, वो एआई नहीं कर सकता किसी के लिए। तो बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ही कर नाप सकती है, लेकिन इस बॉल पर किस तरफ शॉट मारना है ये मानव विवेक ही निर्भर करेगा। इसका अगर हम पॉजिटिव उपयोग करें तो ये अपने लिए बहुत हेल्पफुल भी है। मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए एआई बहुत अच्छा साधन है, लेकिन इस पर निर्भर रहना मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है। दिमाग तो आ गया है ह्यूमन बीइंग्स का, एआई में दिल आना बाकी है, तो वो अगर नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता। तो हम अब जाते जाते आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, जो बच्चे जो सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे? जी, मेरी तरफ से ये संदेश बच्चों को तो यही है कि वो अपनी स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दें प्रतिदिन। मैंने ऐसे कहीं पढ़ा है कि यदि आप 20 मिनट किसी एक स्किल में 1 साल तक देते हैं तो आप उस स्किल में जो वर्ल्ड के 5% लोग हैं वहाँ शामिल हो जाते हैं। और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, आप रेगुलरली मेहनत करें चीज़ों पे। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर आसान चीज़ एक बार टफ होती है और प्रैक्टिस उसे आसान बना देती है। तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए। और वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एलीट ग्रुप ऑफ पीपल में शामिल होना चाहते हैं, तो उसे रोज़ उस क्षेत्र में 5-6 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे वो क्रिकेटर बनना चाहता है, चाहे वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, उसे हर फील्ड में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरा पेरेंट्स को जो सलाह है वो ये है कि बच्चों को सपोर्ट दे, बच्चों पे फेथ रखे, बच्चों को प्यार दें, उठाए भी प्यार से बच्चों को, सुबह सुलाए भी प्यार से। तो प्यार से भरा हुआ जो बच्चा होता है वो हमेशा ही अच्छा काम, हम सब प्यार से ही बने हुए हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो सपोर्ट दे, बच्चे का सपोर्ट बने और प्यार से उसे संभालें। और टीचर्स को भी मैं यही कहूँगा कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो बच्चे को जाने। सबसे पहले तो सिर्फ पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता है, बच्चे को जानना ज़रूरी है और हार्ट के साथ, दिल के साथ जो है वो आए, बच्चे की केयर करे। केयर बहुत बड़ा शब्द है कि बच्चा स्कूल में आके केयर मांगता है, वो पर्सनल अटेंशन मांगता है और बच्चे में वो क्रिएटिविटी डेवलप करे, क्यूरियोसिटी डेवलप करे। पढ़ाई इन सब चीज़ों से अपने आप ही होने लगेगी जी। तो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है। बच्चा मेहनत करे, माता पिता प्यार दें और टीचर्स जो है वो इस तरीके से बच्चे को संभाले तो निश्चित रूप से हमारे भारत की जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। बहुत सुंदर। जहाँ तक अनिल जी ने सारी बातें लगभग बता दी हैं जी, उसके अलावा भी थोड़ी बहुत बातें जो मैं कहना चाहूँगा। ये दुनिया पूरा एक विद्यालय, एक स्कूल है जहाँ हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं जी। बच्चे तुतलाती भाषा में पेरेंट्स से पूछते हैं, नए नए प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर कई बार पिता के पास, माता के पास होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी उन प्रश्नों के वो उत्तर दे, क्योंकि बचपन में माता पिता उनके लिए एक आइडियल होते हैं। जैसे जैसे बच्चे का IQ बढ़ता जाता है, जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके नए आइडियाज़ क्रिएट होने लगते हैं, तो उसका एक नया दृष्टिकोण बनता है। तो उसके लिए हो सकता है कि पेरेंट्स के पास उसके प्रश्नों के अब उत्तर ना हो जी, फिर भी उसे नैतिकता के साथ एक अच्छे टीचर के रूप में उनको संबल दे। जैसा सर ने बताया, प्यार से जगाएं। अगर उनको नहीं भी आ रहा है
तो भी उनको इस तरह आभास ना होने दें कि उनको कुछ पता नहीं है। उनके साथ मित्रतावत व्यवहार करें और उनको अपने जीवन की जो गलतियां उन्होंने महसूस की हैं उन गलतियों को बच्चों के साथ दोहराएं ना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए तेरे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा ना करें। उनको पॉजिटिव थिंक दें, उनको एथिक्स सिखाएं बच्चों को। अगर खुद पढ़े लिखे नहीं भी हैं जी तो भी उनके जीवन के एक अच्छे अध्याय उनको बताएं, उनके साथ कहानियां शेयर करें, अपने लाइफ के कठिन जो दौर से वो गुजरे उनसे उनको बता के एहसास कराएं कि बेटा आज तुम्हें जो सुविधाएं मिली हैं उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा त्याग है। तो बच्चे में निश्चित तौर पे अपने पेरेंट्स के प्रति एक लगाव पैदा होगा, अपने शिक्षक के प्रति एक आदर्श पैदा होगा। बच्चा उस क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए प्रयासरत होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सीख शरीरा उपजे जी दियाँ लागे डा, अर्थात जो सीख जो है वो हमें खुद से पैदा होती है। शरीर खुद स्वीकार करता है उस चीज़ को कि जब ठोकर लगती है तभी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जब कोई उसे कहता है कि सामने देख के चल पत्थर तेरे लग जाएगी तो उस चीज़ को मानता नहीं है। अर्थात जब तक हम किसी चीज़ को करेंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं। और उस करने के लिए एक खुला आसमान पेरेंट्स को देना होगा, वो भी सकारात्मकता के साथ, ताकि बच्चा उस स्वच्छंद आकाश में उड़े और अपने सपनों को साकार कर सके। जी पुष्कर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अनिल जी, आपने भी बहुत अच्छा संदेश बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और टीचर्स के लिए दिया। आप दोनों के साथ बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत सारे पहलू हमने कवर किए और बहुत सारी बातें जो हैं वो शायद रह भी गई हों, और आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को, बच्चों को दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।